A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs। तो ये इसका सेट नंबर 8 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इसी मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो क्लास 6 से लेके क्लास 12 क्लास तक NCERT साइंस को पढ़ना, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस रिवीजन सेट का पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो इस पहले सवाल में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कंसिडर करने के लिए। तो स्टेटमेंट 4 आपको दिए गए हैं, आप उसको स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड लीचिंग ऑफ मैन्योर फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग। किन चीज़ों से यूट्रोफिकेशन होता है? आपसे पूछा जा रहा है यूट्रोफिकेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। फर्टिलाइजर का यूज़ करना ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स या लीचिंग ऑफ मैन्योर फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग। मतलब खाद जो है वो जो खा रहे हैं वो सब एनिमल ब्रीडिंग के दौरान वो सब भी लीच आउट हो जाता है। तो इन सब में से यूट्रोफिकेशन का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यूट्रोफिकेशन क्या मतलब क्या होता था? यूट्रोफिकेशन मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट चले गए हैं पानी के अंदर, इसका लिटरल मीनिंग है जितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चले गए। अब न्यूट्रिएंट ज़्यादा चले गए तो पानी हो गया खराब। ये कैसे होता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए न्यूट्रिएंट ज़्यादा चले गए तो इन सब में से किस किस से जा रहे हैं? फर्टिलाइजर से जा रहे हैं, बिल्कुल। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट से जा रहे हैं, यस बिल्कुल जा रहे हैं। सूएज ट्रीटमेंट प्लांट से भी जा रहे हैं और एनिमल ब्रीडिंग फार्म से भी जा रहे हैं, सबसे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशन मैंने जैसा अभी बताया, तो इंक्रीज इन बायोमास, जिसको मैंने बोला न्यूट्रिशन। यूट्रोफिकेशन में ज़्यादा बायोमास जो है वो पानी के अंदर चला गया है, वाटर बॉडी के अंदर, जितना होना नहीं चाहिए था। अब अगर ज़्यादा चला जाएगा तो उससे होता क्या है, ये देखिए इस तरीके की आपको दिखाई देने लग जाएगी वाटर बॉडी। उससे होता क्या है, जो वाटर बॉडी में अगर ज़्यादा बायोमास चला जाएगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट हो जाएगी, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स बढ़ गए। अब इंक्रीज जब कंसंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की तो क्या होता है, इंक्रीज फेकंडिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। मतलब एज मोर प्लांट्स मटीरियल बिकम अवेलेबल एज अ फूड, तो क्या होगा, फिशेज इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो रहा है, ज़्यादा हमको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, ज़्यादा प्लांट मिल रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलने से क्या होगा, फर्टिलाइजर चले गए पानी के अंदर, सब कुछ चला गया पानी के अंदर। उससे क्या होगा, जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी ग्रोथ बढ़ गई। अब जो मछलियाँ उन पौधों को खा रही थी, जब आपको ज़्यादा खाना मिलता है तो क्या होता है, आप मोटे होते हो। सेम यहाँ पे हो रहा है, अब ज़्यादा मछलियों का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मछलियों का नंबर अगर बढ़ जाएगा लगातार तो ये क्या होगा, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। ज़्यादा यूट्रोफिकेशन होगा तो ज़्यादा बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा, एक्सेस बायोमास रिजल्ट इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। अभी जो हम बात करते हैं, जो भी बायोमास वाटर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको गलाने के लिए क्या करते हैं, बैक्टीरियाज उसको कंज्यूम करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सारी ऑक्सीजन किसने यूज़ कर ली, सारी ऑक्सीजन कर ली प्लांट्स ने यूज़। अब उनके पास, बैक्टीरियाज के पास अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं बची, तो जिससे क्या होगा, विच क्रिएट एन स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होगा, बॉटम सेडिमेंट्स में, एटलीस्ट इन द बॉटम सेडिमेंट, उससे क्या होगा, डीप लेयर्स में, उसकी वजह से डेथ शुरू हो जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमें किससे मतलब है, हमने इसको कब पकड़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रहे, हमें तो दिख ही नहीं रहे। हमने इस चीज़ को नोटिस किया, हमने देखा भाई मछलियाँ मरना शुरू हो गई हैं। मछलियाँ हमको चाहिए थी, किस लिए, अलग अलग पर्पज़ से। हमें या तो फूड की तरह मछलियाँ चाहिए थी या फिर हमारे एस्थेटिक्स के लिए मछलियाँ चाहिए थी। मतलब आप देखिए ह्यूमन बींग्स को किस लिए चाहिए थी, यूट्रोफिकेशन जो है उन्होंने सबसे पहले पता तब चलता है, मछलियाँ अगर मरना शुरू हो गई हैं पॉन्ड्स में तो देखा गया क्या हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर जा रहे हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से ज़्यादा पौधे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पौधे बढ़ने की वजह से वो सारी मछलियों का नंबर भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पौधे बढ़ जाएंगे तो वो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन कम कर देंगे, बैक्टीरिया अपना वो नहीं कर पाएंगे और हाइपोक्सिया हो जाएगा। बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, जो फिशेस जो थी वो मरना शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ साइकिल ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लोड अप हो जाते हैं
फिर क्या होगा, प्लांट्स फ्लरिश करते हैं सेकंड नंबर पे, फिर एल्गी ब्लूम हो जाता है, फिर डिकम्पोजिशन जो है, फर्दर डिप्लीशन ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन में तो अपना काम करता रहेगा ना, बैक्टीरिया भी कर रहे हैं, वो फिर से डाउन कर रहे हैं, और फिर डेथ ऑफ इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। तो दिस इज यूट्रोफिकेशन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इससे जुड़े हुए सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है पानी में वो बढ़ा रही हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की जो एनरिचमेंट है, जो दोनों तरीके से हो सकती है, पॉइंट सोर्सेज से भी और नॉन पॉइंट सोर्स से भी। तो जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि हमें पता होता है पॉइंट सोर्स है, एक जगह से एंट्री हो रही है, डिस्चार्ज जो सूएज से हो रहा है, इंडस्ट्रियल से हो रहा है। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े लैंड से हो रही है, लीचिंग आउट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड हो रहा है, बहुत बड़े एग्रीकल्चर फील्ड से हो रहा है। तो ये सारा जो है आप इसको PDF को डाउनलोड करके आप ये सारा का सारा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो आता है स्क्रीन पे हमारा, ये UPPCS 2021 में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छर से कौन नहीं फैल रहा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। कैसे आसान है, क्योंकि आप न्यूज़ में इसको पढ़ते रहते हैं, मच्छर से कौन सा फैल रहा है ये आपको पता चल जाता है। डेंगू, अब आपको दिक्कत किस में आएगी, डेंगू ठीक है भैया आपको पता है, मलेरिया आपको पता है, अब बात आती है फाइलेरियासिस में और स्लीपिंग सिकनेस में। अब आपको आती है इन दोनों के अंदर दिक्कत। डेंगू और मलेरिया तो आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। फाइलेरियासिस जो है मैंने अपनी क्लास 12 की जो साइंस NCERT सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है आपको वो किस तरीके से फैल रहा है। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में भी हमने किसी ना किसी अपनी क्लास में डिस्कस किया है। तो ये वही इंसान कर पाएगा जिसको ये सारे पता है। बट मोरओवर ये एक आसान सवाल था, NCERT का सवाल है पूरा का पूरा। तो हम बात कर लेते हैं फाइलेरियासिस और स्लीपिंग सिकनेस कैसे फैल रहा है। डेंगू कैसे फैल रहा है, वो मच्छर से फैल रहा है। मच्छर क्या होना है उसका, मच्छर उसका वेक्टर है अगेन, और वो क्या कर रहा है, डेंगू वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है। ये सारी चीज़ें आप फैक्चुअल पढ़ लीजिए। मलेरिया जो है फेल्सीपैरम प्लाज्मोडियम तरह तरह के जो है एनाफेलिस जो मच्छर होते हैं जो उसके वेक्टर होते हैं, और जो वो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो वो अलग अलग तरीके से फैलाता है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के सेट में इसको बहुत डिटेल में बता दिया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब बात होती है फाइलेरियासिस की। ये फाइलेरियासिस कैसे फैलता है, जो ये फाइलेरियासिस है ये हेलमिंथिक डिजीज़ है। जब मैंने आपको पैथोजेंस के बारे में पढ़ाया था, क्लास 12 में भी पढ़ाया है मैंने आपको, और छोटी क्लास में भी पढ़ाया। तो ये हेलमिंथिक डिजीज़ होती है, ये कैसे आ रही है, स्प्रेड कैसे हो रही है, इंसेक्ट से, ब्लड फ्लाइज के ऊपर और मॉस्किटोज के ऊपर ये फीड करती है। बट जनरली ये पैरासिटिक डिजीज़ जो होती है राउंड वॉर्म में होती है, और राउंड वॉर्म कहाँ से एंटर कर जाता है, मिट्टी के थ्रू भी एंटर कर जाता है। ओके, तो ये जो डिजीज़ है मच्छर से भी आ सकती है और मिट्टी से भी आ सकती है, फ्लाइज और मच्छर दोनों से आ रही है फाइलेरियासिस। तो ये भी नहीं होगी। अब बात आती है स्लीपिंग सिकनेस की। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है टेस्टिस फ्लाई होती है उसकी वजह से ये होती है, उस मक्खी के काटने की वजह से होती है। ये जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन है, अगेन ये पैरासाइट है, जो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक पैरासाइट है हमारे ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर। ये कैसे फैल रहा है, ये बाइट से फैल रहा है इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई के। और मोस्ट कॉमन कहाँ पे है, रूरल एरिया में। रूरल एरिया में क्यों मोस्ट कॉमन है, क्योंकि गंदगी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर आप ओपन डिफिकेशन प्रैक्टिस करेंगे, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, सूएज सिस्टम ही नहीं है, तो वहीं पे मक्खियाँ ब्रीड करेंगी ज़्यादा, इसीलिए रूरल एरिया में ज़्यादा फैलती है। या ऐसे शहरों में फैलेगी जहाँ पे मक्खियों की तादाद ज़्यादा है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर फीवर हो जाता है, हेडेक, इचीनेस, जॉइंट पेन, ये सब कुछ हो जाता है। फाइलेरियासिस जो होता है इसको हम हाथी पाँव भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपने देखा उस 4 में से 2 बहुत आसान ऑप्शन थे, डेंगू एंड मलेरिया। फाइलेरियासिस भी आप जानते हैं, ये मच्छर और मक्खी के जो होते हैं यही इसके वेक्टर होते हैं। और जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये जो होती है टेस्टिस फ्लाई से फैलती है, स्पेशल है। ये भी एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके सामने सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड। आप देखिए, विच आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है या माइनिंग है या अर्थक्वेक है या केमिकल वेस्ट है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सीधा सवाल, बहुत ही सीधा सवाल। तो अर्थक्वेक से सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये बस इसमें सोचने की बात है। बाकी तीनों चीज़ों तो आपको पता ही है। अर्थक्वेक से क्या होता है, जब अर्थक्वेक आएगा नेचुरल कोजेज में तो वो क्या करता है, इतनी सारी चीज़ें, मान लीजिए कहीं पे डैम है, कहीं पे कोई और सूएज ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे क्या होगा, उसको तोड़ फोड़ सकता है, जिसकी वजह से केमिकल्स लीच आउट कर जाएंगे
और सॉइल जो है पॉल्यूट हो जाएगी। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज जो है नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। नेचुरल में आएगा वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ज्योग्राफिकल चेंजेस, रेनफॉल, सुनामी, और एंथ्रोपोजेनिक में आएगा ये सारी चीज़ें। रेडियो एक्टिव वेस्ट डाल देते हैं हम, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं। तो दिस वाज अ क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सवाल है वो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया 2021 में यूपीएससी द्वारा। तो ये क्या पूछा गया था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पूछा गया था कनेक्टिव टिश्यू कौन नहीं है। जब मैंने आपको टिश्यूज़ वाला चैप्टर पढ़ाया, क्लास 9 में पढ़ाया, फिर क्लास 11 में पढ़ाया, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया है कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम उसका बोलता है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो पूरी बॉडी की चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ों को जो कनेक्ट कर रहा है। इसमें दिया गया था लिगामेंट, इसमें दिया गया था टेंडन, इसमें दिया था कार्टिलेज, और दिया गया था स्मूथ मसल। अब आप समझ सकते हैं ये सारा बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी का सीधा सवाल। स्मूथ मसल थोड़ी ना कनेक्ट करते हैं, वो तो मसल्स हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। टेंडन एंड लिगामेंट और कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता था? कार्टिलेज जो है वो बोन होती थी और एक दूसरी होती थी सॉफ्ट वाला जो होता था वो कार्टिलेज होता है। तो इसका जवाब जो है स्मूथ मसल बनेगा, क्योंकि टेंडन और लिगामेंट हमें पता है बोन टू बोन और बोन टू मसल कनेक्शन दे रहे हैं। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन देखो पहले आप समझने के लिए। एनिमल टिश्यूज़ को हमने एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू में क्लासीफाई किया। ठीक है, ये एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन है। एपिथेलियल टिश्यू तरह तरह का हो सकता था, हमने डिटेल में बात किया था कहाँ कहाँ पे होता है। मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके की हो सकती थी मसल, स्ट्राइटेड मसल होती थी, स्मूथ मसल होती थी और कार्डियक मसल होती थी। स्ट्राइटेड मतलब जो वॉलंटरी मसल, जिसको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी, जिसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल हार्ट में जो होती है। तो ये सारी मसल की क्लासिफिकेशन थी। फिर आती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो फ्लूइड फॉर्म में हो सकता था, ब्लड, लिम्फ। स्केलेटल हो सकता था, बोन, कार्टिलेज, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। प्रॉपर हो सकता था एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। कैसे बनी हुई है ये क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको डिटेल में चैप्टर में पढ़ाया था। और फिर फोर्थ होता था नर्वस टिश्यू। इसमें से सवाल था कि कौन सा इसमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। मसल्स तो भाई मसल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू बोन और कार्टिलेज भी स्केलेटल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और लिम्फ, और प्रॉपर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक्चुअल वाला कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर एडिपोज, एलियोलर, लिगामेंट और टेंडन आते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। अब इसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में सारा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। कार्टिलेज जो होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहे हैं? कनेक्ट बोन से बोन को कर रहे हैं। टेंडन जो है वो मसल से बोन को अटैच कर रही है। तो बोन से बोन को लिगामेंट अटैच कर रहा है, मसल से बोन को कर रही है टेंडन अटैच। बोन और कार्टिलेज में क्या फ़र्क होता है ये आप जानते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। स्मूथ मसल्स क्या काम कर रही हैं ये भी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। सो यू कैन रीड इट, एंड दिस वाज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो इसमें से 2021 में आपसे पूछा गया। 5वां सवाल आपके सामने आता है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओमनीवोर जो होता है वो दोनों चीज़ें खा सकता है, एक होता है कार्निवोर, एक होता है हर्बीवोर, एक होता है ओमनीवोर जो दोनों खाएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बियर दोनों खाता है, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फॉक्स भी खाता है। डियर जो है हम जानते हैं वो घास खाता रहता है। ह्यूमंस तो हम जानते हैं ओमनीवोर है, इनसे बड़ा ओमनीवोर कोई नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सवाल एनसीईआरटी का सवाल है। बस इसमें आपको जानना क्या ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सवाल। ओके, ये आप इसमें से देख सकते हैं। फिर जो 6 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछा गया है, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया है, 2021 का ही सवाल है, लेटेस्ट पूछा गया है। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हो रहा है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कौन सा इसमें से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। क्या वो इथेनॉल है, क्या वो लैक्टिक एसिड है, क्या वो वाटर है, या वो मिथेनॉल है। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीधा सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, राइट। तो मेथनॉल इसका आंसर है। तो इथेनॉल तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, तो मेथनॉल है, क्योंकि मेथनॉल इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया जा रहा है। जब रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या होती है, 2 तरीके की रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। जब एरोबिक होती है, जब एरोबिक होगी
जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम होगी। ये हम जानते हैं, जब एनारोबिक होती है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इथेनॉल जो है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट सेल। तो यीस्ट सेल के अंदर क्या बन जाएगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसमें देखो, इसमें रेस्पिरेशन ह्यूमंस में नहीं पूछा गया, इसमें रेस्पिरेशन एज अ प्रोसेस पूछा गया था। तो यीस्ट की बात कर रहे हैं, यीस्ट जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती हैं। लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम मसल्स जो काम करती हैं तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, मिथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो ये देखिए, ये जो इसमें रिएक्शन दिखाया गया, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हुआ साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी निकल गई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है ग्लूकोज का कंजप्शन, तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी हमें मिलेगी, थोड़ी एनर्जी। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हमारी मसल्स के अंदर होगा, ये यीस्ट के अंदर हो रहा था, जब हमारी मसल्स के अंदर होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी मिलेगी। ये किस में हो रहा था, यीस्ट में हो रहा था। जब हमारी मसल्स में प्रेजेंस नहीं होगा ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और खूब सारी एनर्जी हमको मिलती है। तो ये जो है एनसीईआरटी का चार्ट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है अपनी क्लास में। तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आता है आपके सामने, उसमें पूछा गया है 3 तरीके के विटामिन और मिनरल्स सामने दिखाई दे रहे हैं आपको और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस दिखाई दे रही हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, आयोडीन की कमी से अनीमिया होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। विच ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच, ये पूछा गया है। क्या सिर्फ एक करेक्टली मैच है, क्या 3 करेक्टली मैच है, या 1 और 3 दोनों है। अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो डी तो हट गया। अब 1 और 3 के बीच में आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये वाला चार्ट जो है डेफिशिएंसी डिजीजेज जो है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगेन। ये डेफिशिएंसी डिजीजेज में मैंने आपको विटामिन के बारे में अलग से बताया है, मैंने आपको दूसरे मिनरल्स के बारे में अलग से बताया है, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, B1 की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्क्वायरवी, डी से रैकेट्स, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी अगेन, बट मैं साथ में ये भी कहूँगी क्लास 7th की एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़ लेना आप, एनसीईआरटी का लेक्चर, जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारे रिविजन के लिए चार्ट्स दिए हैं। अलग अलग जो अच्छे अच्छे चार्ट्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं, जिनको आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। जैसे इसमें तो सिर्फ सारे विटामिन नहीं दिए, सारे मिनरल्स नहीं दिए, उसमें एक चार्ट में सारे मिनरल्स कंबाइंड है, एक चार्ट में सारे विटामिन कंबाइंड है, उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बताया गया है। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी। 8th क्वेश्चन आता है RAS, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम में 2021 में पूछा गया लेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, नहीं है जो जूनोटिक डिजीज, उसके बारे में पूछा गया है। तो जूनोटिक डिजीज क्या होती है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में फैल जाती हैं, मतलब किसी भी जानवर से ह्यूमन तक फैलती हैं। तो कौन सी इसमें से पूछा है, नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस, देखो लेटेस्ट आया था म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको आप ब्लैक फंगस के नाम से जानते थे। तो ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस का जो एक डिटेल वीडियो है वो मैंने भी इसके ऊपर बनाया था, तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट एज वेल। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में फैल रही है, नहीं फैल रही है। रेबीज, ऑब्वियसली देखो रेबीज तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कहाँ से फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है। प्लेग भी समझ गए, बचा सार्स और म्यूकोरमाइकोसिस। 2 चीज़ें बची जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, ये तो आप आसानी से समझ जाओगे, रेबीज और प्लेग तो हटा दिया, जूनोटिक डिजीज़ हैं ये। इसमें पूछा कौन सी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस जूनोटिक है, क्या आपको पता है ह्यूमन से, क्या एनिमल से ह्यूमन में फैल रही है, बिल्कुल नहीं, एनिमल से ह्यूमन में नहीं फैल रही। कैसे फैली थी, हमने कितना इलेबोरेट पढ़ा होगा, ठीक है। तो म्यूकोरमाइकोसिस तब फैली थी, म्यूकोर फंगस जो है सब जगह प्रेजेंट है, सिर्फ म्यूकोर फंगस ही नहीं, तरह तरह की फंगस चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। कब फैलती हैं ये डिजीजेस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहा जाता है। तो जूनोटिक डिजीज़ जो है वो फैल रही हैं किसी एनिमल से ह्यूमंस के बीच में, उनको कहा जा रहा है जो है अभी तक 200 के करीब जो जूनोटिक डिजीज़ हैं, दे आर 100% प्रिवेंटेबल वैक्सीन के थ्रू। इसमें से कुछ के नाम दिए गए हैं, एंथ्रेक्स का नाम दिया गया है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, फीवर, ये सब के आप पढ़ लीजिए कि कुछ जूनोटिक डिजीज़ हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए म्यूकोरमाइकोसिस जो है फंगल डिजीज़ है, वो फंगस से फैल रही है, वो तभी फैलती है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है तब, अदरवाइज नहीं फैलेगी।
सार्स जो है इसको हम बोलते हैं सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी वायरल डिजीज होने की वजह से अगर किसी एनिमल को है तो ह्यूमन को फैल सकता है एंड वाइसा वर्सा, ह्यूमन को है तो एनिमल को भी हो सकता है। तो क्योंकि ये ड्रॉपलेट से फैलता है। अब आप ये देखिए जो भी सांस वाली बीमारियां हैं ना वो फैल जाएंगी क्योंकि वो हवा के थ्रू फैल रही हैं। ये वाली म्यूकोरमाइकोसिस कैसे फैलती है? फंगस तो हर जगह प्रेजेंट है बट तभी फैलेगी जब आपकी इम्यूनिटी लो है। ओके, तो नेक्स्ट जो सवाल है इस सीरीज का है अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये पहला सवाल ये वाला भी एनसीईआरटी से था। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस कभी एनसीईआरटी में ना भी मिला हो तो कम से कम आपको जनरल अवेयरनेस से पता था ये डिजीज नहीं हो सकती, तीनों को आप रूल आउट कर सकते हो। ये हमारे को एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा, ये वाला सवाल इजी सवाल है। और डायरेक्ट मेथड से भी आ जाएगा, जिसने म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पढ़ा होगा उसको भी आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड से भी ये सवाल सॉल्व होगा। नेक्स्ट सवाल जो था वो है नेचुरल फाइबर इसमें से कौन नहीं है? अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है क्लास 6-7 में, कॉटन है, सिल्क है, जूट है, बहुत आसान सवाल। तो नाइलॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या एडवांटेज होती है ये वाले इस चैप्टर्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। राइट, लास्ट सवाल इस सेट का है, फिर से पूछा गया है यूपीपीसीएस में 2021 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, कहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, ये इसमें पूछा गया है। बहुत एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, बहुत डिटेल में। ट्रेकियोल्स में होगा, ब्रोंकियोल्स में होगा, पल्मोनरी वेन में होगा या एल्वियोलाई में होगा। ये सवाल सिर्फ वही इंसान सॉल्व कर सकता है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर कम से कम मालूम हो। तो इजी सवाल, पहले आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये नोज से हमने ब्रीथ किया, यहाँ पे ट्रैकिया आ गया, ट्रैकियोल आ गया, फिर ब्रोंकाई में चले गए। फिर जो होता है ब्रोंकियाई में ब्रोंकियोल्स में डिवीजन हो जाती है और ब्रोंकियोल्स के पास क्या होती हैं, ये कैपिलरीज की होती है। देखिए ब्रोंकियोल जो सबसे बड़ी छोटी डिवीजन होती है ब्रोंकियोल है और उसके बाद ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में कैपिलरी का नेटवर्क है। कैपिलरी का नेटवर्क क्या कर रहा है? जहाँ से ब्लड जा रहा है। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के लेवल पर हो रहा है, आपको पहले समझना पड़ेगा। नोज, ट्रैकिया, ट्रैकियोल, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई लास्ट। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज ही उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो गैसियस एक्सचेंज जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? पहले हमने वेंटिलेशन किया जिससे हमने एयर लिया, फिर हमने डिफ्यूजन किया जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है, ये हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को जानते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग होती है बाहर के एटमॉस्फेयर में और हमारी लंग्स के अंदर। हमारी लंग्स के अंदर जब कम ऑक्सीजन होती है तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, जब हमारी लंग्स के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इस चैप्टर को जब हमने पढ़ाया था तो डिटेल में बताया था, तो आप वहाँ से देख लीजिए। इसका आंसर एल्वियोलाई है, सिंपल आंसर है। आपने एनसीईआरटी में अगर सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो भी ये आपको याद रहेगा, क्योंकि सबसे एंड वाली जो यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो एल्वियोलाई है, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज इसके साथ में अटैच हो जाती हैं। सो सिंपल सवाल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो दिस वाज द सेट 8। आई होप आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपको बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशन जो हमने सवालों को सॉल्व किया और आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।